हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम श्री द्विवेदी, आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है सिविक्स क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि है क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का, और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है, इस चैप्टर को जो है हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ही जो है पहला हम लोग पार्ट कवर कर रहे हैं। इस पहले पार्ट में हम लोग आकर जानने वाले क्या क्या है। चलिए पहले इसके लिए एक बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है। सबसे पहली बात होगी व्हाट इज नेशनलिज्म, आखिर नेशनलिज्म होता क्या है। देन इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसका क्या भारत पे इम्पैक्ट रहा, और जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी वो किन किन 2 पावर्स के बीच में थी, इस चीज को भी हम समझेंगे। देन उसके बाद में हम ये समझेंगे कि वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट था भारत के ऊपर, उसके बाद में क्या सारी चीजें हुई। फिर हम समझेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में। जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था उसमें जो हमारे स्टार्टिंग के जो 3 मूवमेंट्स थे जो कि गांधी जी ने लॉन्च किए थे, उसमें क्या सारी बातें थी उनको हम अच्छे समझेंगे, जिसमें हमारा जो है चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इन तीनों मूवमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, और रॉलेट एक्ट के बाद में हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग के बारे में। ये इन सारी बातों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेशनलिज्म क्या है। देखिए, नेशनलिज्म का मतलब होता है कि अपने राष्ट्र से प्यार की भावना होना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना, है ना, अपने नेशन के प्रति जो है प्रेम होना और प्राउड फील करना, गर्व होना। सीधी तौर पर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो है देशभक्ति की भावना होना, यही एक नेशनलिज्म है। साथ ही साथ में हम ये समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर का जो नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये क्यों है। तो देखिए, हमें यही समझना है कि हमारे अंदर जो है राष्ट्र के प्रति सच्ची और प्रेम वाली भावना कैसे आई और किस तरीके से हमने इसको अचीव किया। ये सारी चीज़ों को जो है हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और हमने इसमें कितने स्ट्रगल किए, क्या हमको अपने एफर्ट देने पड़े, और सारी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे कि फ्रीडम फाइटर्स ने कितने ज़्यादा अपने सेक्रीफाइस किए। तो ये सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो नेशनलिज्म का मतलब एक सिंपली वे पे आप समझ लीजिए कि अपने नेशन से प्यार होना, और साथ ही साथ में अपने नेशन के प्रति जो है एक गर्व की भावना होना, प्राउड फील करना। ठीक है, तो ये आपका नेशनलिज्म का मीन्स होता है। ठीक है, देन इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसकी जो आपको आई थिंक टाइमिंग पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो है इसकी टाइमलाइन क्या थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो आपका 1914 से स्टार्ट था। तो 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था आपका, वो आपका एलाइड और सेंट्रल पावर्स के बीच में लड़ा गया था। तो जो एलाइड पावर्स थी उसमें एलाइड में कौन कौन सी कंट्रीज थी, इस बात को समझिए। तो जो एलाइड थी उसमें आपकी कंट्रीज थी, एक तो आपकी रशिया थी, एक आपकी ब्रिटेन थी, एक आपकी जापान थी, और एक आपकी अमेरिका थी। ये पावर्स जो है, ये पावर्स आपकी एलाइड पावर्स थी। अब अगर हम लोग बात करें सेंट्रल पावर्स की, तो सेंट्रल पावर्स में आपकी जो है वो आपकी ऑस्ट्रियन हंगरी थी, जर्मनी थी, और ओटोमन एम्पायर था। इन दोनों के बीच में जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आप ये देख सकते हैं जो ब्रिटेन है वो एलाइड पावर के साथ में है, और ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट कर रखा है। तो इसी तरीके से अब आप ये भी समझिए कि ब्रिटेन का एलाइड पावर के साथ में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को लड़ना ही भारत पर इम्पैक्ट डालता है। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं डालता भारत पर, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर लिंक करता है। किस तरीके से लिंक करता है, चलिए समझते हैं। देखिए, ब्रिटेन की जो है कॉलोनीज भारत पर थी, ये आपको अच्छे से पता होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो जो है जो ब्रिटेन थे, ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी वो भारत पर थी। मतलब जो ब्रिटेन वाले थे एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत पे कब्जा किए हुए बैठे हुए थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब भाई ब्रिटेन क्योंकि जो है वॉर कर रहा है, अगर उसे किसी से वॉर करनी है, लड़ाई करनी है, तो उसे गोला बारूद की जरूरत होगी, एम्यूनेशन की जरूरत होगी, है ना, बम की जरूरत होगी। तो इन सारी चीजों को वो लाएगा कैसे, इन सारी चीजों के लिए चाहिए मनी। तो मनी की पूर्ति कहाँ से करेगा ब्रिटेन। तो मनी ने क्या किया, तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने किया ये कि नए टैक्सेशन सिस्टम्स को या नए टैक्स को जो है भारत के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, कि नए उसने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ में ब्रिटेन ने कस्टम ड्यूटीज को भी बढ़ा दिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, जो गुड्स थे उस गुड्स का जो प्राइस है वो जस्ट डबल हो गया। अब इतना तो सब कुछ ठीक ही ठीक है। अब इसके बाद में भी क्या होता है, इसके बाद में इन सारी चीजों के चलते हुए तो इम्पैक्ट पड़ा हमारे भारत के ऊपर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, ये तो आप समझ पा रहे होंगे। देन इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में भी जो है ना, कहते हैं ना कि कंगाली पे आटा गीला। भारत का जो है उस समय किस्मत ही आप एक तरीके से कह सकते हैं खराब चल रही थी, क्योंकि रीजन ये था कि जो है मानसून ने भी हमारा साथ नहीं दिया।
अब जब मानसून ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, जब प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया तो प्रकृति के साथ न देने की वजह से 1918 की बात है, 1918 से 1919 और 1920 से 1921, इस बीच में क्या होता है कि भारत में जो फसलें होती हैं वो फसल सही से नहीं हुई, फसलें जो है मतलब फेल्ड हो गई, क्रॉप्स फेल्ड हो गई। इस समय जो है पानी नहीं बरसा, जिसकी वजह से जो है फसलें अच्छे से नहीं हो पाई। और साथ ही साथ में ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स भारतीयों को फोर्स किया करते थे कि उनकी आर्मी में आए और उनकी तरफ से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में फाइट करें। तो ये सारी चीजें जो है ब्रिटेन की जबरदस्ती वाली जो भारत के साथ में बनी हुई थी, भारत के अंदर कहीं ना कहीं से गुस्से को जन्म दे रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ब्रिटेन कर रहा था। तो इस तरीके से जो है इनडायरेक्टली वे पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का ही इम्पैक्ट भारत पर पड़ रहा था। मतलब कहीं की गुस्सा कहीं और निकलती हुई आप देख सकते हो। तो ब्रिटेन कुछ इस तरीके से अपनी पॉलिसीज को लगाता था भारत के ऊपर। अब जब क्रॉप्स नहीं हुई, तो जब क्रॉप्स नहीं होगी तो सीधी सी बात है, फसल ही नहीं होगी तो आपके घर में खाने के लिए कहाँ से आएगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा भाई, एक्यूट शॉर्टेज हो गई फूड की शॉर्टेज हो गई। अब जब फूड की शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या होगा, जब फूड की शॉर्टेज हो गई, काफी लंबे समय तक फूड की शॉर्टेज रही। अब क्या होता है, जब भाई फूड की शॉर्टेज होती है और कई जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक से अपनी जान से हाथ धो लेते हैं। अब इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक उस टाइम पर फैली हुई बीमारी थी जिसके से कई लोगों की जान जाती है। ठीक है, और अगर 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंगली बात करें यहाँ देखें तो एक आपका वुमेन या फेमिनिन इन्फ्लुएंजा की वजह से जो है 13 मिलियन लोगों की जो है जान गई होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। छोटा सा डेटा था जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में क्या होता है, अब इसके बाद में अब स्टोरी में आपने दुख तो देख लिया, ये सारी दुख वाली बातें थी जो आपने देखा, ये सब आपने देख लिया कि कितने बुरे हालात चल रहे हैं, बुरे हालात चल रहे थे उस समय भारत के। अब उसके बाद में क्या होता है कि जनवरी 1915 की बात है। अब यहाँ पे हीरो की एंट्री होती है ना, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं या बापू कहते हैं, और हम जो है अच्छी तरीके से हम सभी के वो प्यारे हैं। तो जनवरी 1915 पे जो है वो आते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह को लेकर। अब जो वो अपना आइडिया ऑफ सत्याग्रह लेके भारत रिटर्न होते हैं, कहाँ से रिटर्न होते हैं, साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं। तो जनवरी 1915 की बात है, गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह को लेके साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं। अब जो वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं ना, तो अब आप जरा ये समझिएगा कि उन्होंने पहली बार भारत में सत्याग्रह लॉन्च नहीं किया था। गांधी जी ने 1906 में आइडिया ऑफ सत्याग्रह ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया था, वो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, और वो उनका सक्सेसफुल रहा और वहां पे उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी। ठीक है, देन उसके बाद में जनवरी 1915 में अब जैसे ही वो भारत आते हैं, और भारत आने के बाद में वो तुरंत अपना जादू की छड़ी लेके तुरंत जादू दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। बापू की कुछ बातों में या कुछ पर्सनालिटी में कुछ ऐसा था कि शायद उनकी सभी लोग बात मान ही लेते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो पर्सनली पे अगर देखें तो बापू 1917 पे जो है सबसे पहले चंपारण बिहार में अपना फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट की रूप में लॉन्च करते हैं। और इसमें होता क्या है, आखिर इसका रीजन क्या था, क्यों ये मूवमेंट था। वहां पे गांधी जी जाते हैं और देखते हैं कि जो फार्मर्स थे उनके साथ में जबरदस्ती की जाती थी कि इंडिगो की आपको फार्मिंग करनी है, आपको इंडिगो की खेती करनी है। ठीक है, तो ये भी चलिए ठीक है, वो इंडिगो की खेती अगर कर भी ले फार्मर्स, तो फार्मर्स को जो है अपने घर परिवार को चलाने के लिए ठीक ठाक वेजेस मिलने चाहिए, लेकिन वो भी उनको वेजेस नहीं मिल रहे थे। साथ ही साथ में इंडिगो की खेती करने से क्या होता है, जो फसल होती है, फसल तो आपको इंडिगो की फसल मिल जाएगी, लेकिन जो खेती की जो जमीन होती है जिसमें खेती करते हैं, वो जमीन पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो अब किसानों के मन में ये बातें थी, फार्मर्स के मन में कि एक तो ना ही रुपए मिल रहा है, साथ में हमारी जो जमीन है, जो हमारी लैंड है, वो भी खराब हो रही है। तो वहाँ पे मूवमेंट लॉन्च करते हैं गांधी जी, और वो मूवमेंट एक तरीके से धड़ल्ले से बिल्कुल एकदम पास आउट जाता है और उनकी डिमांड पूरी कर दी जाती है। अब 1917 में गांधी जी खेड़ा गुजरात जाते हैं। अब खेड़ा गुजरात की बात है, अभी हमने चंपारण बिहार की बात की 1917 में, अब 1917 में ही हम बात कर रहे हैं खेड़ा गुजरात की। अब गांधी जी हमारे खेड़ा गुजरात पहुंचते, वहां देखते हैं, पूछते भाई क्या दिक्कत है। अब फार्मर्स की वहां पे प्रॉब्लम्स ये थी कि सही तरीके से जो है फसल हुई नहीं थी, क्रॉप फेल्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो है वो टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स को, और एक प्लग जो है आपकी एपिडेमिक भी चली थी, जिसकी वजह से जो बीमारी फैली हुई थी, इस बीमारी के चलते हुए सही तरीके से टैक्सेस को पे नहीं कर पा रहे थे। अब इन सारी चीज़ों को चलते हुए गांधी जी इसके अगेंस्ट में जो एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं और डिमांड करते हैं, और ये डिमांडें भी जो है फुलफिल कर दी जाती है, उनके जो टैक्सेस थे वो सारे माफ कर दिए जाते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, 1918 को अब गांधी जी अहमदाबाद गुजरात की तरफ जाते हैं, और अहमदाबाद गुजरात में जो है प्रॉब्लम ये होती है कि जो वहाँ के कॉटन मिल में वर्क करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनके जो वेजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं।
उनको जो वेजेस मिल रहे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और जबकि गुड्स के प्राइस बढ़ चुके होते हैं। जब गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो भाई कहीं ना कहीं से जो एम्प्लॉई है आपको वो भी आपसे डिमांड करेगा कि या वर्कर जो कि हमारे भी जो है वेजेस बढ़ने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके वेजेस नहीं बढ़ाए जाते हैं, तो उनके अंदर भी गुस्से की भावना होती है। तो गांधी जी इसके लिए भी मूवमेंट लॉन्च करते हैं और डिमांड करते हैं कि इनकी वेजेस बढ़ाए जाए, और हालांकि इनके वेजेस बढ़ा भी जाते हैं। तो ठीक एक तरीके से गांधी जी के पास में जादू की छड़ी, जिसके चलते आप देख सकते हैं तीनों जो मूवमेंट है धड़ाधड़ धड़ाधड़ पास होते चले गए और सारी डिमांडें उनकी जो है मानी गई। लेकिन अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद में आप जरा खुद समझिए, ब्रिटिशर्स तो आग बबूला हो गए होंगे। तो वही हुआ, ब्रिटिशर्स जो है आग बबूला हो गए और उन्होंने जो है रॉलेट एक्ट 1919 पास किया। अब जो ये रॉलेट एक्ट 1919 जो पास हुआ था वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू पे पास किया गया। अब इस रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था जिससे जो है भारतीयों को गुस्सा आने लगा? गांधी जी ने भी अपना जो है एक इसी के अगेंस्ट में सत्याग्रह लॉन्च किया, जिसे हम जो है रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो देखिए रॉलेट एक्ट में जो है इनको बहुत ज्यादा पावर्स मिल जाती है ब्रिटिशर्स को, और वो पावर्स ऐसी होती है कि अगर किसी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को वो देखते हैं, किसी भी लीडर को उनके अगेंस्ट में भाषण देते हुए देखते हैं, या उनको किसी के ऊपर भी शक है, तो वो उसे सीधे उठा के 2 साल के लिए जेल के अंदर डाल सकते हैं विदाउट ट्रायल। विदाउट ट्रायल का मतलब उन्हें यहाँ पर माफी अपनी या फिर अपनी जो है दोष सिद्धि, एक तरीके से कह सकते हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया जाना था। वहां पर सीधे 2 साल उठा के लिए वो जेल में डाल देते थे बिना ट्रायल के। तो इन सारी चीजों को, ये तो लॉ बहुत ही गंदा था, इसीलिए इसको जो है हम लोग ब्लैक लॉ के नाम से भी जानते हैं और ब्लैक लॉ से कहते हैं। रॉलेट एक्ट को जो है ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, तो गांधी जी जो है अपना इसी के अगेंस्ट में जो है तुरंत एक रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, और जैसे ही वो रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करते हैं तो कहते हैं कि अब जो है 6 अप्रैल को हम जो है नेशन वाइड जो है हड़ताल करेंगे। नेशन वाइड हड़ताल, अभी तक जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह में हमने पढ़ा, आपका चंपारण बिहार के बारे में, खेड़ा के बारे में और अहमदाबाद के बारे में, ये सारे कुछ रीजंस पे या कुछ पर्टिकुलर एरिया पे ही ये जो है मूवमेंट हुए थे। लेकिन अभी पूरा नेशन वाइड है, पूरे के पूरे राष्ट्र में ये चीज फैल रही थी। तो 6 अप्रैल को ऐसा ही होता है। गांधी जी की बात सभी लोग मानते हैं क्योंकि उनका सभी लोग आदर सम्मान करते थे। तो गांधी जी की बात को सभी लोग मानते हुए अपने जो ऑफिस है, दफ्तर है, दुकानें हैं, सब बंद कर देते और 6 अप्रैल को जो है हड़ताल करते हैं। अब इस हड़ताल को देख के जैसे ही ब्रिटिशर से फिर से वो आग बबूला होते हैं, और उनकी तो कोशिश यही होगी कि किसी ना किसी तरीके से भारतीयों को दबाया जाए, इंडियंस को दबाया जाए। तो वो यही करना स्टार्ट करते हैं। वो करते क्या है कि अमृतसर में कुछ लीडर्स को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट करने के बाद उन्हें जेल में भेज देते हैं। अब जैसे ही जेल में भेजते हैं और गांधी जी को जो है दिल्ली से अमृतसर या बाहर निकलने के लिए जो बिल्कुल एकदम से रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, वो ना निकल पाए। अब इन चीजों के चलते हुए क्या होता है कि 10 अप्रैल को जो है पीसफुल मैनर में अमृतसर में एक हड़ताल चल रही होती है। अब पीसफुल मैनर में जो एक हड़ताल चल रही होती है, अब यही से मामला और भी ज्यादा बिगड़ता है। 10 अप्रैल की बात है, अमृतसर में जो पीसफुल मैनर में एक हड़ताल हो रही होती है और उस हड़ताल में जो गोलियां चलवा दी जाती हैं। अब जैसे ही गोलियां चलाई गई तो जो भीड़ है वो उग्र हो गई। पहले पीसफुल मैनर में थी, अब वो क्या हो गई, उग्र हो गई। उग्र हो गई, उसकी हाथापाई हो गई, साथ में जो ब्रिटिश के जो पुलिसमैन थे उन सबके बीच में लड़ाई हुई, आपस में लड़ाई दंगे होने लग गए और दंगे बहुत तेजी का रूप ले गए, बहुत ज्यादा रॉयट फैल गए, पूरी तरीके से वायलेंस होने लग गया। तो जब वायलेंस हुआ तो क्या किया ब्रिटिशर्स ने, मिलिट्री जो है मार्शल लॉ लगा दिया। जैसे ही उन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो मार्शल लॉ में क्या होता है, सारी की सारी जो पावर है वो पूरी की पूरी जो है मिलिट्री के पास में चली जाती है। अब हुआ क्या, जैसे ही मार्शल लॉ लगाया गया, अब ये तो अमृतसर में जो सभी लोगों को तो नहीं पता था कि मार्शल लॉ क्या है, लेकिन जैसे ही मार्शल लॉ लगाया गया तो जनरल डायर उस टाइम पर उन्हीं के पास में सारी कमांड थी। जनरल डायर के पास में जो सारी कमांड थी, अब क्या होता है भाई कि जनरल डायर के पास में जो कमांड थी मार्शल लॉ की, वो तुरंत आते हैं जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में आने के बाद में अंदर आते हैं और बैसाखी का दिन था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था, कई लोग वहाँ पे मेला देखने गए थे, एंजॉय कर रहे थे लोग फैमिली के साथ में। और जलियांवाला बाग में अंदर जाके सभी गेट्स बंद करवा दिए जाते हैं और वहीं पर कुछ जो प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे ही सारे गेट बंद कराए जाते हैं और जनरल डायर धुआंधार फायरिंग कराने लग जाते हैं, एकदम से धुआंधार तरीके से फायरिंग कराते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान जाती है और इसी को जलियांवाला बाग मैस्कर कहा जाता है। और इसी के चलते बहुत धुआंधार तरीके से जब फायरिंग कराई गई तो कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ निर्दोष भी इसमें मरे होंगे जो बेचारे मेला देखने आए थे, और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी तो गए, वो तो बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल मैनर में प्रोटेस्ट हो रहा था, कोई ऐसा नहीं कि उग्र तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा हो। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और ये सिर्फ पार्ट 1 था। अब इसके बाद में क्या होता है, गांधी जी इस बात को अच्छे से जान जाते हैं,
और कि हमें जो है अंग्रेजों से लड़ने के लिए कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में जो है अब मिलते हैं अगली वीडियो में। पहली वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक जरूर भेजें। और अगली आने वाली 2 वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे से खत्म करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।